हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। सीटेट 2022-23 को टारगेट करते हुए आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका जीन पियाजे है। ठीक है, जीन पियाजे को आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में आपके बीएड में डीएलएड में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम पियाजे से रिलेटेड उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ से सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ आपको सीटेट की बिल्कुल शुरुआत से जो है तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े रहेंगे तो बेहतर सीख पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जीन पियाजे, इनका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जो है इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देख पा रहे होंगे आप, ये आपके सामने जीन पियाजे हैं। इनसे रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, जीन पियाजे 1896-1980 ये जो थे वो स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका स्विट्जरलैंड का, ये यूपी टेट में पूछा जाता है, सीटेट में नहीं पूछा जाएगा, ना तो कभी पूछा गया है। यूपी टेट में जरूर पूछ लेता है कि जो आपके पियाजे हैं किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो जो पियाजे हैं ये स्विस मनोवैज्ञानिक यानी कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये एक जीव वैज्ञानिक या कहें प्राणी वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। कौन? जीन पियाजे। इनके सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और इनके सिद्धांत के और भी नाम हैं, जैसे कि विकासात्मक सिद्धांत हो गया, अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अवस्था का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि पियाजे ने बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट के लिए, उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए 4 स्टेज यानी कि 4 स्टेजेस बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं जहां से होकर के बालक गुजरता है और बालक का मानसिक विकास होता है 4 स्टेजेस के माध्यम से, इसलिए इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे ने मुख्यतः बालक के मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, बालक के मेंटल डेवलपमेंट पर फोकस किया है। पियाजे कहते हैं, पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। पियाजे कहते हैं जो बच्चे हैं वो क्या हैं? एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं, सक्रिय अन्वेषक हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे खोज करता है, बच्चे खोज करके सीखते हैं, है ना। जैसे कि आप छोटे बच्चों को खिलौने वगैरह दे दो तो उसको तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, है ना, कोशिश करेंगे, पहले उसको सॉरी पूरा खोलेंगे, फिर उसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। पियाजे ने अपना अध्ययन अपने ही 3 संतानों का परीक्षण करते हुए आरंभ किया था और इस शुरुआत के क्रम में उन्होंने आगे अन्य जो है बच्चों पर भी अध्ययन किया। संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए पियाजे कहते हैं, संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण के संपर्क में आने पर अर्जित करता है। यह ज्ञान वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए अति आवश्यक है। देखिए, संज्ञान क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चा यहीं पे जो है आप लोग कंफ्यूजन रहते हैं बहुत सारे लोग, संज्ञान क्या है? देखिए, संज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानना। क्या? किसी भी चीज़ के बारे में जानना ही संज्ञान जो है कहलाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, यार ये चीज़ ना मेरे संज्ञान में नहीं है, यानी कि यह चीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में ज्ञात नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है। जो कुछ आप जानते हैं वो आपके संज्ञान में है, या किसी चीज़ को जानना भी संज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो संज्ञान का सीधा मतलब यही है कि किसी चीज़ के बारे में जानना क्या है? संज्ञान है। और यह ज्ञान वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए आवश्यक होता है। अगर आप जो है अपने एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्टमेंट चाहते हैं तो आपको वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय बालकों में केवल प्राकृतिक क्षमता रहती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, तो उनके अंदर क्या होता है? पहले उनकी प्राकृतिक क्षमता रहती है। आयु एवं परिपक्वता के साथ साथ उसके अंदर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास। एक भाई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके अंतर्गत उसके अंदर कोई भी नॉलेज नहीं होता, जो कुछ है उसे प्राकृतिक नॉलेज है ना। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, वो बच्चा मैच्योर होता है, तो फिर उसका जो संज्ञानात्मक स्तर है वो भी बढ़ता है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता है ना। आयु के साथ बढ़ता है, उसके बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो मानसिक विकास है,
वह कैसे बढ़ेगा, उसकी आयु के साथ बढ़ता जाता है, उसकी उम्र के साथ। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता चला जाएगा। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम चीज़ों के बारे में किस तरीके से सोचते थे, कोई मूवी देखते थे तो अगर कोई हीरो पिट रहा है या कोई किसी को मार रहा है तो हम लोग कहते थे देखो उसको कैसे मार रहा है, इसको कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन आज वो फीलिंग नहीं आती क्योंकि हम मेच्योर हो गए हैं, हमारा दिमाग डेवलप हो गया है कि वो मारते नहीं है, ये एक एक्टिंग है ना। सामने वाला भी एक्टिंग कर रहा है, वो भी एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जब छोटे हुआ करते थे तब ये चीज़ें नहीं समझते थे। तो आज हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया है, संज्ञानात्मक विकास हो गया है हमारे अंदर, है ना। देखिए क्या है, पियाजे ने प्राणी के संज्ञान को उसकी जन्मजात संरचना एवं अनुभवों की अंतर क्रिया का परिणाम कहा है। पियाजे कहते हैं कि प्राणी का जो संज्ञान है वह उसकी जन्मजात क्षमता होती है, उसकी जन्मजात संरचना है, और उसने बाहर से जो एक्सपीरियंसेस गेन किए, जन्मजात क्षमता प्लस बाहर के एक्सपीरियंस, इन दोनों को मिलाने पर जो रिजल्ट आया वही आपका क्या कहलाया, संज्ञान कहलाया, है ना। ये उन दोनों का अंतर क्रिया का परिणाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ संप्रदाय हैं जिनको हम समझते हैं। अनुकूलन होता है, एडॉप्टेशन। पियाजे के अकॉर्डिंग बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहा जाता है। हम लोगों के अंदर एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट करने की, सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है और वही हमारा अनुकूलन कहलाता है। अब देखिए अनुकूलन जो प्रक्रिया होती है उसकी दो उप प्रक्रियाएं भी होती हैं, जिसमें आपका एक तो एसिमिलेशन होता है, दूसरा अकोमोडेशन होता है, आत्मसात्करण और समायोजन। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। आत्मसात्करण क्या है, देखिए आत्मसात्करण का मतलब होता है पूर्व ज्ञान को, आपने जो कुछ पहले सीखा है उस पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। आपने जो पहले सीखा है अब उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे अब आप यहाँ पे दो पिक्चर्स देख रहे होंगे, है ना। एक तरफ ब्लैक डॉग है, एक तरफ व्हाइट डॉग है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, मैं आपको समझा रहा हूँ आत्मसात्करण क्या होता है। जैसे बच्चा है, उसको आपने पहले ब्लैक डॉग देखा बच्चे ने पूछा ये क्या है, तो आपने बताया कि जो है कि ये एक डॉग है। ये क्या है, ये एक डॉग है ना। बच्चे ने देखा कि इसके 4 पैर हैं, पूंछ है, कान है और इस तरीके से ये जानवर है जो कि डॉग है। फिर बच्चे ने बाद में क्या किया कि इसको देखा। अब बच्चे के दिमाग में तो पहले ये वाली पिक बनी हुई थी, है ना, कि उसके 4 पैर हैं, पूंछ हैं, इस तरीके से कान हैं। फिर बच्चे ने और जो है ये जो है बार्किंग करता है, भौंकता है, ठीक है, बच्चा समझ गया ये डॉग है। फिर बच्चे ने इसको देखा तो बच्चे ने कहा यार ये कौन सा जानवर है, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया यार 4 पैर इसके भी हैं, पूंछ इसके भी है, कान इसके भी हैं, है ना। और फिर देखा कि ये भी बार्किंग कर रहा है, ये भी बार्किंग कर रहा है, भौंक तो ये भी रहा है। इसका मतलब है कि कुत्ता सिर्फ काला ही नहीं होता, व्हाइट कलर का भी जो है डॉग हो सकता है, कुत्ता सफ़ेद भी हो सकता है। यानी कि पहले उसको नया ज्ञान था कि डॉग ब्लैक होता है, इस तरीके का होता है, भौंकता है। फिर उसने इसको देखा, लेकिन उसने देखा कि बार्किंग तो ये भी कर रहा है, भौंकता तो ये भी है। अब उसने नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया, है ना, यानी कि आत्मसात्करण कर लिया कि कुत्ता सिर्फ ब्लैक ही नहीं हो सकता, व्हाइट भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, डॉग हैं। ठीक है, आत्मसात्करण कर लिया बच्चे ने। फिर क्या हुआ, समायोजन क्या होता है, पूर्व अनुभव में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। जैसे कि पहले आपके दिमाग में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसमें आपने क्या किया, परिवर्तन किया, वातावरण के साथ आपने तालमेल बैठाया, यही समायोजन कहलाएगा। जैसे कि बच्चे ने डॉगी देखे हुए थे दोनों, अब बच्चा क्या करता है, उसको एक कैट दिखाई देती है, बिल्ली, ठीक है, वो देखता है कि हो सकता है ये भी डॉग हो, 4 पैर हैं, पूंछ है, कान है, उसी तरीके का है ना। लेकिन उसने देखा कि ये तो म्याऊ म्याऊ करती है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, और जो डॉग था वो तो भौंक रहे थे, ये म्याऊ म्याऊ कर रही है, यानी कि ये डॉग नहीं है।
ठीक है, बच्चे ने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे परिवर्तन कर लिया, बच्चे ने अपने अनुभव में परिवर्तन कर लिया, उसके दिमाग में जो डॉग्स की जो पिक बनी हुई थी जो उसने देखा था, अब उसमें परिवर्तन कर लिया और समझ गया कि ये बिल्ली है। यही आपका समायोजन कहलाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सौम्य धारण क्या होता है, थोड़ा डिटेल में है, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इक्विलिब्रेशन देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट अनुकूलन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। जिस तरीके से हमने अनुकूलन पढ़ा उसी के कॉन्सेप्ट से मैचिंग करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। अभी आपने आत्मसात्करण पढ़ा, डॉग के बारे में जाना, फिर बच्चे ने समायोजन जिसमें परिवर्तन के साथ तालमेल बैठाते हैं, है ना, परिवर्तन करके वातावरण के साथ, इन दोनों की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करने का काम सौम्य धारण करता है। जब बालक के सामने ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था, हम बच्चे के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आई जो प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आई थी, पहली बार उसको ऐसी, हम लोगों की भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं जो इससे पहले कभी नहीं फेस की थी। तो वही है कि बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम आई जिसका अनुभव उसे नहीं था, तो इससे उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हुआ। बच्चा क्या हुआ, असंतुलित हो गया, एक संज्ञानात्मक असंतुलन उसके अंदर उत्पन्न हुआ, जिसे दूर करने के लिए या जिसे संतुलन में लाने के लिए वह आत्मसात्करण या समायोजन या दोनों ही प्रक्रियाओं करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि अब या तो बच्चा जो है आत्मसात्करण करेगा, है ना, इनमें या फिर क्या करेगा, वो अपने समायोजन में परिवर्तन करेगा भाई, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये सौम्य धारण कहलाएगा। अब या तो आत्मसात्करण करेंगे बच्चा या फिर क्या करे, समायोजन करे। तो आत्मसात्करण या समायोजन या फिर ये दोनों ही प्रक्रियाएं करके बच्चा प्रक्रियाएं करना आरंभ कर देता है। ये आपका जो है सौम्य धारण कहलाता है। किसके लिए, संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संज्ञानात्मक संरचना की बात करते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की। बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। बालक की जो मानसिक क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। ठीक है, मानसिक क्षमता। अब देखिए नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। मानसिक संक्रिया क्या है, मेंटल ऑपरेशंस क्या है। जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है कि बालक मानसिक संक्रिया कर रहा है। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर चिंतन करता है, कोई प्रॉब्लम है बच्चे के सामने, है ना, अब बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे चिंतन कर रहा है कि आखिर वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। तो ये क्या कहलाता है, ये मेंटल ऑपरेशन कहलाता है। बात समझ में आई। स्कीम्स क्या होते हैं, इसमें बच्चे को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आखिर स्कीम्स क्या होता है, स्कीमा क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए व्यवहारों के संगठित पैटर्न, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न को आसानी से दोहराया जा सकता है। इसके पहले तो एग्जाम्पल को समझते हैं। बालक स्कूल जाने के लिए जब अपनी किताब, कॉपी, वर्ग रूटीन के अकॉर्डिंग बैग में रखता है। बालक को जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो उसको धीरे धीरे क्या होता है कि पहले तो शुरुआत में उसको तैयार करना पड़ता है, बच्चे को ड्रेस पहनानी पड़ती है, टाई लगानी पड़ती है, उसकी जो बुक्स हैं वो भी उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैग में पेरेंट्स को खुद रखनी होती हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो उसको अपना सारा शेड्यूल याद हो जाता है कि उसे क्या क्या करना है ना। उसी के अकॉर्डिंग फिर वो स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, उसके दिमाग में एक संगठित पैटर्न तैयार हो जाता है और फिर बच्चा बिना किसी के कहे खुद तैयार हो जाता है। अपनी जो बुक्स हैं, कॉपी किताब है, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रख लेता है, टाई लगा लेता है ना, ड्रेस पहनता है। ये सब क्या है, ये स्कीमा कहा जाता है ना। तो बालक स्कूल जाने के लिए जो अपनी कॉपी किताब, वर्क रूटीन के अकॉर्डिंग बैग में रखता है, स्कूल ड्रेस पहनता है, यानी कुल मिलाकर के एक संगठित पैटर्न को स्कीम्स कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब स्कीमा को समझते हैं। बालक के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। तो इसे स्कीमा, यानी कि पहले से जो चीज़ बालक के दिमाग में स्टोर है ना, वो उनका प्रयोग करके किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। इसे स्कीमा कहा जाता है।
पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं? फर्स्ट वन, और पहली अवस्था जो उन्होंने 0 से 2 वर्ष तक की बताई थी, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी 7 से 11, और चौथी अवस्था उन्होंने क्या बताई थी? 11 से 15 वर्ष तक की किशोरावस्था। अब इन स्टेजेस को एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली स्टेज संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में शिशुओं का विकास 6 उपावस्थाओं से होकर के गुजरता है। 2 वर्ष तक जो अवस्थाएं हैं वो 6 उपावस्थाओं से होकर के बच्चा यहाँ पे गुजरता है। हम जो 6 स्टेजेस हैं इनको पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था में प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था आती है। यहाँ बच्चा 0 से 30 दिन का होता है, 1 महीने का बच्चा है। इस अवस्था में जाहिर सी बात है बच्चा क्या ही कर पाता है, उसके बालक का चूसना है, रोना है। चूसना का मतलब जैसे दूध की बोतल है या जो भी मुंह में दे दो वो चूसने का काम करेगा। उसको खाना नहीं पता है, 30 दिन का बच्चा है तो चूसेगा वो। चूसना, रोना और अन्य शारीरिक क्रियाएं करता है, 1 महीने का बच्चा है। दूसरी जो अवस्था है वो है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इंग्लिश में इसको स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन कहते हैं। यहाँ बच्चा 1 से 4 महीने का है। इस अवस्था में बालक आत्मसातीकरण तथा संयोजन करना सीख जाता है। फिर गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। यहाँ बच्चा 4 से 8 महीने का होता है। जब 4 से 8 महीने का बच्चा होता है, इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने और छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है। अगर बच्चे के सामने कोई डॉल रख दो, कोई टेडी बियर रख दो छोटा सा, तो बच्चा उसको जो है उठाएगा, गिराएगा, पटकेगा, इधर उधर फेंकेगा, है ना। वह जानबूझकर कुछ ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है जो उससे सुनने में या करने में इंटरेस्टिंग लगती हैं, रोचक लगती हैं। ऐसे काम बच्चे करना शुरू कर देता है 4 से 8 महीने का बच्चा। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। 8 से 12 महीने का बच्चा यहाँ पे हो गया है। 8 से 12 महीने का बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में बालक उद्देश्य और उस तक पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, वहां तक पहुंचना है बच्चे को, पहुंचने का साधन क्या है, उसमें अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि अगर कोई खिलौना छिपा दिया जाता है तो वो उसके लिए वस्तुओं को इधर उधर हटा करके खोज जारी रखता है। आप कोई भी चीज़ है बच्चे को, अगर आप उसका खिलौना पर्दे के पीछे छिपा दो तो पर्दा हटाएगा, उसको ढूंढने का प्रयास करेगा, है ना। शिशु वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण भी प्रारंभ कर देता है। यहाँ बच्चा नकल करना शुरू कर देता है। और नेक्स्ट वन इज तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसको हम स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे बालक जो है हमारा 12 से 18 महीने का होता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। यहाँ बालक 1 से 1.5 साल का हो रहा है, प्रयास करता है ना, गलती होती है फिर कोशिश करता है, तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पे सीखने का प्रयास करता है। मानसिक संयोग के द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, यहाँ पे बच्चा 18 से 24 महीने का, यानी कि 1.5 से 2 साल का बच्चा है। तो इस अवस्था में बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अब बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण भी बच्चे में आ जाता है। पहली अवस्था हो गई हमारी। अब दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जहां बच्चा 2 से 7 साल का होता है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। 2 से 7 साल क्या होता है, इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। और जो है इस अवस्था को 2 अवधियों में बांटा गया है। पहली तो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि है जो कि 2 से 4 वर्ष की होती है। दूसरी अंतर्दर्शी अवधि जो 4 से 7 वर्ष होती है। इस अवस्था में जो बालक होता है वो खेल के प्रति अत्यधिक रुचि रखता है। और बच्चा भाई 2 से 4 साल का बच्चा है या 4 से 7 साल का बच्चा है, तो यहाँ पे बच्चा खेल के प्रति अत्यधिक इंटरेस्ट उसको रहता है, अत्यधिक जो है वो रुचि रखता है। तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक 2 प्रकार की क्रियाएं करता है। पहली क्रिया के अंतर्गत समाज में प्रमुख बनकर के रहना चाहता है। भाई 7 से 11 साल का बच्चा हो गया है तो वो चाहता है कि समाज में उसको थोड़ा रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, यानी कि प्रमुख बनकर के वो रहना चाहता है। दूसरे के अंतर्गत वह वातावरण की अनेक घटनाओं में
अपने लिए उपयुक्त घटना चुनकर उसके साथ समायोजित होता है और उनमें तर्क एवं चिंतन करने की क्षमता प्रकट हो जाती है। बालक में यहाँ पे तर्क और चिंतन करने की क्षमता प्रकट हो जाती है। वह दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है। किसी कार्य को करने से उसका क्या प्रतिफल होगा ऐसा सोचना चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। किसी काम को करने से उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कुछ हद तक वो यहाँ पे सोचना शुरू कर देता है। चौथी स्टेज है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ बच्चा 11 से 15 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला होता है और प्रभावी भी हो जाता है। उसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है और अब वे किसी भी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोच करके और चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चा 11 से 15 वर्ष तक होता है। तो ये इनकी चौथी स्टेज है। तो आपको समझ आया कि जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं और चारों स्टेज हमने पढ़ ली, जिसमें आपका स्कीमा आपने समझ लिया, आपने समायोजन समझ लिया, आत्मसात्करण समझ लिया। ठीक है, अगर इसको एक बार और क्लास को देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। और टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इंस्टाग्राम है, आप यहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। क्लास कैसी रही जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।